Hello and very good morning to all of you. We were discussing the topic arrest. अरेस्ट की मैंने बेसिक मीनिंग को समझाया था. वी वर डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ अरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट इन इंग्लिश लॉ? In English law, which says that arrest consists of actual seizure or touching of a person body with a view of his detention. Right? We person is actually seized by touching his body. उसका पर्पस क्या है? डिटेंशन. पर्सन को डिटेन करने के लिए उसको या तो सीज्योर कर लिया गया एक्चुअली बाय टचिंग हिज बॉडी, उसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है. दैट मीन्स अरेस्ट सिंपली इन इंग्लिश लॉ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्ट इन लीगल डिक्शनरी? लीगल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेस्ट का मतलब बताया गया था कि एक्चुअली रिस्ट्रेन, फोर्सफुली रिस्ट्रेन अ पर्सन टू सीज्योर अ पर्सन बाय सम लॉफुल अथॉरिटी टू डिप्रीव द पर्सन फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी. किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेन करा गया है फॉर डिटेंशन एंड उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी से दूर कर दिया गया है, उससे उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन लिया गया है. तो वो बाय सम लॉफुल अथॉरिटी, तो दैट इज द मीनिंग डिफाइंड इन लॉफुल डिक्शनरी. जो लीगल डिक्शनरी है उसमें अरेस्ट की मीनिंग ये डिफाइन की गई है. जनरल टर्म में अरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी पर्सन को बाय वर्ड सेइंग, आप कह के कि यू आर अंडर अरेस्ट, उसकी जो आर टचिंग हिज बॉडी, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी लिबर्टी है, उसको इन्फ्रिंज करना, उसमें बाधा पहुंचाना, दैट कम्स इनटू द अरेस्ट विच डेफिनेटली हैविंग कस्टडी. क्या कोड में अरेस्ट कहाँ पे डिफाइन है? मैंने बताया था कि कोड में अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही सीआरपीसी में और ना ही आईपीसी में और ना ही ऐसे किसी भी इनेक्टमेंट में जो क्रिमिनल प्रोसीजर से डील करता हो. द ओनली इंडिकेशन टू व्हाट वुड कंसिस्ट अरेस्ट, दो मोड ऑफ अरेस्ट जो है वो सेक्शन 46 में दिया गया है. लेकिन 46 मैंने पहले बता दिया कि 46 क्या है, और आज हम जो है 41 की बात करते हैं. इसके अलावा जो है मैंने अरेस्ट की मीनिंग, जो ये चीज़ मैंने समझाई आपको कि ये एक केस, हमने केस लॉ समझाए थे, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार. लेट मी राइट इट, स्टेट ऑफ हरियाणा. देखो ये केस लॉ साथ साथ तैयार करते हुए चलो. हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी? इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि किसी भी अरेस्ट की जो एक्सप्रेशन है अरेस्ट, उसको ना तो सीआरपीसी में डिफाइन किया गया, ना ही आईपीसी में डिफाइन किया, ना ही किसी इनेक्टमेंट में डिफाइन किया गया जो क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड हो. और एक्ट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 46 से एक्सट्रैक्ट की गई है. सेक्शन 46 में अरेस्ट हाउ मेड, सेक्शन 46 कहता है अरेस्ट हाउ मेड. इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है. अगर आप लोगों को दोबारा देखना है तो आप पुरानी वाली वीडियो को उठाइए और देखिए. इसके अलावा जो अरेस्ट है उसको मैंने डिफाइन किया था, एक दूसरा केस ला समझाया था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह. इसमें अरेस्ट को के मीनिंग को समझाया गया. अरेस्ट का मतलब बताया गया किसी व्यक्ति को फिजिकली रिस्ट्रेन कर लेना एज अ रिजल्ट ऑफ एलिगेशन that he has committed some crime that is of criminal in nature. उसने कुछ ऐसा क्राइम किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका नेचर क्रिमिनल है, और उसको उसके अगेंस्ट में रिस्ट्रेन कर लिया गया है, फिजिकली रिस्ट्रेन किया गया है, और किसी पर्सन को उस कस्टडी में रखा गया है टू आंसर दैट क्रिमिनल चार्जेस. तो ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह, इस केस में अरेस्ट को डिफाइन किया गया है. तीसरे में रोशन बीबी बनाम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस था. इसमें से जो जस्टिस पांडियन है उन्होंने बताया था कि अरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को छीनना और बाय रिस्ट्रेनिंग हिम, उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी से दूर कर देना. अब क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अंडर अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो सिंपली इस वर्ड से कहा जा सकता है कि
ही हैज़ बीन डिप्रीव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो है रोशन बीबी बनाम जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मैंने आपको बताया था कि अरेस्ट की मीनिंग को लीगल सेंस क्या है, इसका मतलब उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्रीव किया गया, उस व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी से। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसी केस में कस्टडी और अरेस्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस बताया गया था कि जो कस्टडी होती है, अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखा गया है, दैट डजेंट मीन दैट ही हैज़ अरेस्टेड, ही इज़ अंडर अरेस्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अरेस्टेड है तो इसका मतलब है कि उसकी कस्टडी जरूर होगी। द बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया गया है यानी उसको कस्टडी में, उसकी कस्टडी में जरूर, उसको अभिरक्षा में जरूर रखा रह जाएगा। लेकिन इसका वाइसा वर्सा, अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अरेस्ट हो चुका है। तो ये हमने बेसिक अरेस्ट की डेफिनेशन को बताया था। आज जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 से। सेक्शन 41 कहता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट, इसके पहले मैंने बता रखा है कि अरेस्ट जो है दो मोड से होता है, अरेस्ट विद वारंट और अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विद वारंट जो है सेक्शन 70 से लेके 81 तक हम कवर करेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 है हमारा प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करने के लिए विवश करना। ठीक है, इसमें जो है 61 से लेकर 91 तक टोटल सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन 70 से लेकर 81 है, इसमें प्रोविजन दे रखे हैं अरेस्ट विद वारंट के। कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, दैट मीन्स he can be arrested without warrant। दूसरी, any police officer may arrest without warrant from without an order from the magistrate and without a warrant। कोई व्यक्ति, कोई पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कब अरेस्ट कर सकता है? तो कब कर सकता है? जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रखा है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस किसकी प्रेजेंस में कर रखा है? पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब ऑफेंस ऐसा है, ऑफेंस इज सच अ नेचर जहाँ पे पनिशमेंट 7 साल की है या फिर 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है। कब होगा ऐसा? जब पुलिस ऑफिसर को के पास रीजनेबल कंप्लेन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पेक्शन है। पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल कंप्लेन है, किसी व्यक्ति ने किसी ऑफेंडर है, कोई एक्यूज है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर रखी है, पुलिस कंट्रोल रूम में, थाने में कंप्लेन हुई है किसी के खिलाफ, तो जिसकी और जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट 7 साल तक है। या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है पुलिस ऑफिसर को, या फिर रीजनेबल सस्पेक्शन है, ऐसा रीजनेबल सस्पेक्शन है कि वो ऐसा कर सकता है, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है वो ऐसा कर सकता है। तो 7 साल तक के अपराधों में रीजनेबल कंप्लेन है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, या फिर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल सस्पेक्शन है। और ऑफेंस ग्रेटर देन 7 ईयर्स में उसके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और रीजनेबल सस्पेक्शन है उसको, ये इसके साथ प्लस ही हैज़ अ रीज़न टू बिलीव। पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजनेबल कंप्लेन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पेक्शन। पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल कंप्लेन है, उसको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, रीजनेबल सस्पेक्शन है, सस्पेक्शन संदेह का प्रॉपर आधार है उसके पास, प्लस उसको रीज़न टू बिलीव है, पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव है, उसको लगता है ऐसा कि ऐसा किया जाना जरूरी है, उसकी अरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या नहीं हो पाएगा? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं पॉसिबल है बिना अरेस्ट के। पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, या उसकी जो है वो प्रेजेंस नहीं करा पाएगा कोर्ट में। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो ही विल नॉट बी एबल टू कंफर्म हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट। उस अक्यूज की प्रेजेंस जो है वो कोर्ट में पॉसिबल नहीं हो सकती बिना उसके अरेस्ट किए। एंड
टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, ऐसा कोई भी अपराध वो कर सकता है, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो कोई दूसरे अपराध को क्या बोलते हैं उसको अंजाम दे सकता है, किसी सेकंड ऑफेंस को कमिट कर सकता है। और दूसरा हो सकता है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो किसी भी एविडेंस, जो एविडेंस है उस अपराध से रिलेटेड, जो क्राइम किया उसके एविडेंस को डिसअपियर कर सकता है, विटनेस को इंड्यूस कर सकता है, धमका सकता है, लालच दे सकता है, मिला सकता है। तो इस तरह की अगर पुलिस को रीज़न टू बिलीव है, पुलिस के पास प्रॉपर आधार है विश्वास का कि ऐसा वो कर सकता है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, राइट। तो ऑफेंस पॉइंट क्लॉज बी 7 years punishment. In 7 year punishment, police officer has reasonable complaint, credible information, reasonable suspicion. बी ए ग्रेटर देन 7 years के ऑफेंस में कम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पेक्शन है, प्लस इसके साथ पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है कि अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उसकी केस में उसके केस को मतलब जो कोर्ट में उसकी प्रेजेंस करा पाना बड़ा मुश्किल होगा। और आल्सो ही हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो कोई फर्दर ऑफेंस हो सकता है, एविडेंस को डिसअपियर कर सकता है, विटनेस को इंड्यूस कर सकता है। तो इन सारे सिनारियोज में पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता है। सी पॉइंट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि राज्य सरकार के आदेश के द्वारा या उसको अपराधी घोषित किया गया, उद्घोषित अपराधी है। ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस section he has been proclaimed as an offender either under this code or by the state government। इस सेक्शन के आधार पे वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर राज्य सरकार ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी किया है उसको, यानी ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय दिस सेक्शन। स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसके कब्जे से कोई चोरी की वस्तु बरामद की गई है, यानी उसके पास संदेह है, सस्पेक्शन था उसके ऊपर और उसके ऊपर प्रॉपर सस्पेक्शन है, और ऐसी जिस चीज़ के बारे में सस्पेक्शन था उसके पास से ऐसी चीज़ बरामद की गई है, जिसके कब्जे से कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो चुराई संपत्ति है और उचित रूप से संदेह किया जा सकता है कि दिस प्रॉपर्टी इज स्टोलन प्रॉपर्टी, राइट। अगर उसके कब्जे से कोई ऐसी प्रॉपर्टी बरामद होती है जिसके बारे में सस्पेक्शन है कि वो चोरी की गई संपत्ति है, तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ही इज़ एन एस्केप्ड ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, विरोध करता है, पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर पुलिस की अभिरक्षा से भाग जाता है, एस्केप्ड हो जाता है, एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, देन ही इज that accused can be arrested without warrant। क्या पॉइंट नंबर सी, ही इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी उसके कब्जे से बरामद हुई है जिसके बारे में सस्पेक्शन था कि ये चोरी की गई संपत्ति है, ही एस्केप फ्रॉम द कस्टडी से भाग जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को, उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहा है। ही इज़ अ डिजर्टर है वो, यानी हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स और यूनियन। जो पुलिस जो जिसके ऊपर यह विश्वास है कि वो डिजर्टर है, वो भाग गया, सेना से भागा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्यजक होने का उचित संदेह है उसके पास, कि प्रॉपर ग्राउंड है उसके पास कि ये डिजर्टर है आर्मी से। इसके बाद एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? प्रत्यर्पण विधि। जो भारत में क्राइम करते हैं और बाहर भाग जाते हैं, और बाहर भाग जाते हैं तो उनको कैसे एक्स्ट्राडिशन के माध्यम से भारत लाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। तो क्राइम उसने आउटसाइड इंडिया किया है और उसको प्रत्यर्पण विधि के द्वारा भारत में लाया जाता है, एक्स्ट्राडिशन लॉ के थ्रू इंडिया में उसको लाया जाएगा और उसको कन्विक्ट किया जाएगा। तो सो वी कैन कस्टडी हिम विदाउट वारंट, वी कैन टेकन हिम टू इनटू द कस्टडी विदाउट वारंट। रिलीज्ड कन्विक्ट है, छोड़ा गया अपराधी है, धारा 356(5)। इसके अंतर्गत बनाए गए नियम को उसने रूल को तोड़ा है, नियम को भंग करता है, तो ऐसे में ऐसे रिलीज कन्विक्ट उसने
रिलीज कन्विक्ट जो होते हैं उनके लिए 356(5) में कुछ रूल्स डिफाइन किए गए कि वो उन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन उस रिलीज कन्विक्ट ने उन रूल्स को ब्रेक किया है और इस कारण से उसको गिरफ्तार किया जाना बहुत ज़रूरी है। सो उसमें उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, राइट। लास्ट है रिक्वेजिशन। ठीक है, रिक्वेजिशन में क्या है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस अधिकारी में लिखित या मौखिक उसको किसी अन्य पुलिस ऑफिसर ने कह रखा है, रिक्वेस्ट कर रखा है कि इसको आइदर रिटन और ओरल रिसीव हुआ है पुलिस ऑफिसर को किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि इसको गिरफ्तार किया जाना है, और जिस भी कारण से उसको गिरफ्तार किया जाना है, उसके पास कोई अपराध है और उसको संबंधित अधिकारी जिसको उसने ये लेटर आइदर रिटन और ओरली कहा है गिरफ्तार किए जाने के लिए, तो वो गिरफ्तार कर सकता है विदाउट एनी वारंट। सो ये हमारा सेक्शन 41 आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है टू अपीयर बिफोर हिम अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेन हैज़ बीन मेड, जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेन आई हुई है, कोई भी रीजनेबल कंप्लेन है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, एंड पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजनेबल टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रीजनेबल सस्पेक्शन, उसके किसी एक्यूज के खिलाफ कोई कंप्लेन गई है और पुलिस ऑफिसर को के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पेक्शन है, एंड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको एक नोटिस सर्व करेगा। किस बात के लिए नोटिस होगा कि जो चार्जेस या जो कंप्लेन है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन के लिए। तो अगर कोई इस तरह का नोटिस इशू हुआ है तो नोटिस कंप्लाई करेगा, वो एक्यूज उस नोटिस को कंप्लाई करेगा। अगर उसने उस नोटिस को कंप्लाई किया है गिरफ्तारी उसकी नहीं होगी। अगर उसने उस नोटिस को कंप्लाई नहीं किया है, फेल टू कंप्लाई द टर्म ऑफ नोटिस, अनविलिंगली टू आइडेंटिफाई हिज आइडेंटिटी, अगर उसने अनिच्छा जब पुलिस ने कहा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, नाम पता सब यहाँ पे लिख के जाओ, और उसने जानबूझ करके नाम पता नहीं बताया, ना तो अपना नाम बता रहा है और ना ही एड्रेस बता रहा है, अनविलिंगली है, नाम और एड्रेस बताने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41A। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41B की कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर while making arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate his easy identification। उसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रखी होनी चाहिए, और उसका जो उसके पास जो बैज होगा उसमें उसका नाम, पुलिस ऑफिसर का नाम होना चाहिए जिससे उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट बी ए पुलिस ऑफिसर हु इज़ गोइंग टू अरेस्ट एनी एक्यूज्ड, ही मस्ट हैव सम विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन सो दैट एक्यूज्ड कैन अंडरस्टैंड बाई हिम बाई हिज नेम विच विल फैसिलिटेट हिज इजी आइडेंटिफिकेशन, कि उसके पास ये पता तो होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर ने ही अरेस्ट किया या फिर कोई साजिश ना हो उस व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट लेके जाएगी पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के पास एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होगा, बिना उसके वो अरेस्ट नहीं करेगी। वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जब वो एक्यूज के घर जाएगी तो उसके एटलीस्ट घर के किसी मेंबर, एटलीस्ट वन विटनेस ऑफ हिज फैमिली, जो उसकी फैमिली का कोई विटनेस होगा उसका सिग्नेचर उस मेमोरेंडम में होगा, वो कराएगी। अगर फैमिली से पॉसिबल नहीं है, उसकी फैमिली में कोई वो अकेला रह रहा है, तो सोसाइटी के किसी रिस्पेक्टेड मेंबर से उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे सिग्नेचर होगा, कराएगी पुलिस ऑफिसर, उसका कराएगा, या तो उस विटनेस की किसी फैमिली के मेंबर का या सोसाइटी के किसी रिस्पेक्टेड मेंबर को
से उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में सिग्नेचर लेगी पुलिस। इसके अलावा पुलिस उस ड्यूरिंग द अरेस्ट करने के बाद पुलिस क्या करेगी, उस MOA में उसके काउंटर सिग्नेचर लेगी कि जिससे उसको ये पता चले कि वो अरेस्ट हो चुका है। सो ही मस्ट बी काउंटर साइन ऑन हिज अरेस्ट। ये सेक्शन 41B कहता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या है, क्या प्रक्रिया है अरेस्ट की, कि पुलिस ऑफिसर की आइडेंटिटी जो है वो क्लियर विजिबल होनी चाहिए। ही मस्ट बी वियर अ यूनिफॉर्म एंड हिज नेम मस्ट बी क्लियर, जिससे उसकी क्लियर नेम उसका क्लियर लिखा होना चाहिए उसके बैज में, ताकि उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पुलिस प्रिपेयर करेगी और उस अरेस्ट में साइन होगा किसी फैमिली मेम्बर का या किसी सोसाइटी के मेंबर का, किसी रिस्पेक्टेड मेंबर का सोसाइटी के, और काउंटर साइन होगा MOA में एक्यूज के द्वारा। हम बताएं 41C के बारे में। 41C जो है कंट्रोल रूम, हर जिले में एवरी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे पुलिस कंट्रोल रूम होगा। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा। नंबर ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम भी हो सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर डिस्प्ले होगा, उस डिस्प्ले में जो भी एक्यूज होगा, एक्यूज का नेम, एड्रेस, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, और साथ में पुलिस ऑफिसर का जिसने अरेस्ट किया है उसका नेम होगा और उसकी डेजिग्नेशन होगी। कंट्रोल रूम के बाहर डिस्प्ले होगा, उस डिस्प्ले में जो एक्यूज होगा, अरेस्टेड व्यक्ति होगा, उसके नाम और एड्रेस होगा, साथ में पुलिस ऑफिसर जिसने उसको अरेस्ट किया वो उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन होगी। कंट्रोल रूम में पुलिस हेडक्वार्टर, जो कंट्रोल रूम है पुलिस हेडक्वार्टर हर एक स्टेट लेवल पे होगा, एंड जो क्या करेगा, समय समय पर अपराधियों को बुलाकर उनके डिटेल कलेक्ट करेगा कि उसने क्या, उस डिटेल कलेक्ट करेगा और उसके नेचर ऑफ ऑफेंस को, डिटेल एंड नेचर ऑफ ऑफेंस इसका पता लगाएगा समय समय पर अपराधियों एक्यूज पर्सन को बुला करके। इसके अलावा अब सेक्शन 41D है हमारा एक। सेक्शन 41D बहुत इंपॉर्टेंट है। 41D क्या कहता है, ये बात करता है राइट्स की। किसके राइट्स के, एक्यूज्ड के राइट्स के, राइट ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज जो है, जो जेल में व्यक्ति बंद है, अरेस्टेड व्यक्ति है, उस अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट हो सकते हैं। अरेस्टेड पर्सन के जो राइट हैं वो सेक्शन 41 में दे रखे हैं। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट हिज एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, वो अपने चॉइस का एडवोकेट हायर कर सकता है ड्यूरिंग द इंटरोगेशन के दौरान वो एडवोकेट, अपने मर्जी का एडवोकेट, अपनी चॉइस का एडवोकेट हायर कर सकता है। सेक्शन 42 कब अरेस्ट किया जा सकता है, जब उसने इनकार कर दिया है अपना नाम देने से, अपना रेजिडेंस, अपना नाम और पता बताने से कोई एक्यूज मना करता है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगा। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल केस है, कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है और जिसकी जमानत नहीं हो सकती है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर ने क्या पूछा है, उसका नाम, नेम और एड्रेस। अब उससे नाम और एड्रेस पूछा गया कि भाई नाम और एड्रेस अपना बताइए, तो क्या किया उसने, नहीं बताया, नाम और एड्रेस नहीं बताया या फिर गलत बताया। ऐसा लगता है पुलिस को कि उसने नाम जो बताया है वो गलत बताया, या पुलिस ने किसी व्यक्ति को भेजा बाद में और पता करवाया कि उसने जो नाम और पता बताया है वो अपना गलत बताया है, तो पुलिस क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी उस व्यक्ति को। अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अब इसके बाद क्या सिनारियो, इसके बाद दो सिनारियो हैं कि वो बाद में अरेस्ट होने के बाद कहता है नहीं सर गलती हो गई, मैं बाद में सही नाम बता देता है, पुलिस ऑफिसर को करेक्ट नेम बाद में बता दिया। तो अब जब करेक्ट नेम उसको बाद बता देगा तो पुलिस ऑफिसर उसको ऐसे नहीं जाने देगा, वो क्या करेगा, उससे बॉन्ड भरवाएगा।
बॉन्ड विद सिक्योरिटी हो सकता है, विद श्योरिटी हो सकता है, और विदाउट श्योरिटी। बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, विद और विदाउट श्योरिटी, उससे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा। अगर वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं है, वो कोई मान लो NRI है, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसका जो रिलेशन में कोई व्यक्ति होगा, उस जिसके पास वो रह रहा होगा, उस रिलेशन में वाले व्यक्ति से वो उसकी सिक्योरिटी देगा। वो NRI सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। तो अगर देखो पुलिस ने उस व्यक्ति का, किसी एक्यूज़ का नाम और पता पूछा है, उसने क्या किया, बोला नहीं मन कर रहा है, नहीं बताएंगे। अगर उसका मन नहीं कर रहा है, नहीं बताया, या उसने पुलिस वालों के साथ कुछ गलत बयानबाजी कर दी, उसने गलत बता दिया, नाम अपना पता भी गलत बता दिया, पुलिस ऑफिसर ने अपनी जो अपने ऑफिसर्स हैं, अपने कांस्टेबल है, उसको भेजा, और वहाँ जाके पता चला कि नहीं, इसने नाम और पता तो गलत बताया है, कह दिया भाई ले आओ इसको। अब उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद चलो उसने डर के मारे बता दिया सही नाम, तो उससे बोलेगा आप बॉन्ड भरिए, विद और विदाउट श्योरिटी उसका बॉन्ड भरवाया जाएगा और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो NRI है तो वो श्योरिटी नहीं दे सकता है, तो उसकी श्योरिटी उसके रिलेशन में, जहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा है, या उसके रिलेशन का कोई व्यक्ति उसकी श्योरिटी देगा, तब उसको पुलिस छोड़ेगी। अब सपोज उसने बाद में भी नाम सही नहीं बताया तो क्या होगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स तक ही अपने पास रख सकती है। सेक्शन 40 का मामला है, अगर सेक्शन 41 अरेस्ट विदाउट वारंट का मैटर है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, एक तो सेक्शन 41 का मैटर है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अब पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। एक तो ये था कि उसने बाद में नाम और पता सही बता दिया, बाद में सही बता दिया क्या, नाम और पता, नेम एंड एड्रेस उसने सही बता दिया, तो बोलेगा ठीक है आप बॉन्ड भरिए और जाइए। NRI है तो उसके रिलेटिव से कह दिया आप बॉन्ड भरिए और ले जाइए इनको। सेक्शन 24 इसके बाद इसके बाद भी पुलिस थाने में जाने के बाद भी उसने नहीं बताया, नेम एंड एड्रेस नहीं बताया, नाम और सही पता नहीं बताया, तो क्या होगा, तो 24 आवर्स पुलिस क्या करेगी, वेट करेगी। अब इसमें दो मैटर हैं। अगर सेक्शन 41 का मैटर है, अरेस्ट कर लेगी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी, और 24 आवर्स के अंतर्गत वो क्या करेगी, अगर मैटर सेक्शन 41 का है और सेक्शन 41 का मैटर नहीं है, सेक्शन नहीं है, तो इसमें क्या है, सेक्शन 41 मतलब क्या है कि कॉग्निजेबल मैटर है, तो कॉग्निजेबल मैटर है, नॉन बेलेबल मैटर है, तो उसमें क्या होगा, पुलिस जो है सेक्शन 57 का यूज़, यहाँ पे सेक्शन 57 जो है, सेक्शन 57 इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 57 को वो फॉलो करेगा। इसके अंतर्गत उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने इसकी नॉन कंप्लेंस की है, तो नॉन कंप्लेंस की सेक्शन 42 में, तो वो 24 आवर्स के बाद में भी मजिस्ट्रेट के पास को भेजा जा सकता है। सेक्शन 57 कह रहा है, पर्सन अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो 24 आवर्स के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। दिस सिंपली सेज दैट सेक्शन 57। अब देखो 56 और 57 एकदम रिलेटेड है। 56 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को, इफ़ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, तो अगर उसने अरेस्ट बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है तो विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी अननेसेसरी डिले के, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न हेयर इन कंटेंट एज टू बेल, यानी कि इसमें जो है बिना किसी विलंब के और जमानत के संबंध में उसके बंदों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस थाने के जो अधिकारी है
उसके समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा। सेक्शन 56 क्लियरली ये मेंशन कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है बिना वारंट के तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने या थाना इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके समक्ष बिना किसी विलंब के उसको पेश करना पड़ेगा। और सेक्शन 57 इसकी टाइमलाइन को बता रहा है। सेक्शन 57 कह रहा है कि 24 आवर्स के अंतर्गत भेजना पड़ेगा कि नो पुलिस ऑफिसर सेल डिटेन इन कस्टडी। कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो कस्टडी में डिटेन करके नहीं रह सकता है, कस्टडी में नहीं रख सकता है किसी भी व्यक्ति को, अरेस्टेड व्यक्ति को बिना किसी वारंट के फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस and such period shall not in absence of special order of magistrate under section 167। अगर सेक्शन 167 जो है 167 क्या है, 167 में मजिस्ट्रेट का अगर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है उसको एक्सीड नहीं है तो उसमें 24 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सेक्शन 57 ये सिंपल बात करता है, ठीक है, कि 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो, ठीक है। यानी कि अगर अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट हुआ है तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे मैंने बताया ना। अरेस्ट, चलो अरेस्ट विद वारंट हुआ है, एक है पहला विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरा सिनारियो हो सकता है विद वारंट, वारंट है पुलिस के पास उसको अरेस्ट करने का। तो इसमें 41 है और 42 कंडीशन के साथ है, ठीक है। नोटिस भेजा है, शर्तों का पालन नहीं किया तो अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद उसको क्या किसकी पालना करनी होगी, सेक्शन 56, यानी सेक्शन 56 में दिया गया है कि अगर अरेस्ट विदाउट वारंट है तो उसको पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जो पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अधिकारी है, उसके सामने उसको पेश करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद इस केस में वारंट है किसका, बेलेबल ऑफेंस है उसका वारंट है पुलिस ऑफिसर के पास, और दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस का। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का वारंट है या फिर बेलेबल ऑफेंस का वारंट है तो इसमें जो 71 है उसमें बेलेबल वारंट लगेगा, सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग इस पर बेलेबल वारंट लगेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 76 है पेश करने के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में पेश करना है उसको, और टाइम लाइन जो है इन दोनों के लिए सेक्शन 57 में डिफाइन की गई है, कितना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा अनटिल अनलेस, ये 24 घंटा ये कहाँ पे, ये 24 आवर्स के अंतर्गत 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट सेक्शन 167 में कोई स्पेशल प्रोविज़न ना दिया, जब तक सेक्शन 167 में मजिस्ट्रेट ने कोई स्पेशल परमिशन ना दी हो तो। और सेक्शन 167 में क्या है कि 24 घंटे के बाद अगर उसको कस्टडी में रखना चाहती है पुलिस तो उसे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या कहाँ मेंशन, ये सेक्शन 167 में मेंशन है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा उस पुलिस उसको रखना चाहती है कि उसको जेल में, तो उसको 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पुलिस कस्टडी की परमिशन जो शुरुआत में होती है वो मजिस्ट्रेट कितनी 15 दिन की कस्टडी में परमिशन दे सकता है। 15 दिन से ज़्यादा की परमिशन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 15 दिन की परमिशन मिल सकती है शुरुआत में। एक्यूज को पर्सनली पेश करना पड़ेगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने, एक्यूज को पेश करना पड़ेगा पुलिस को। सबसे बड़ी बात है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो परमिशन नहीं दे सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही परमिशन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की कस्टडी आ सकती है, एक तो आएगी पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी जो है वो मैक्सिमम कितनी होगी 15 दिन की, और दूसरी आ सकती है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी जो है वो जुडिशियल कस्टडी जो है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और वो जुडिशियल कस्टडी जो है वो 90 दिन से 90 दिन की हो सकती है अगर या 60 दिन की हो सकती है। उसको जेल में अंडर ट्रायल रखा जा सकता है, तो 60 और 90 दिन के लिए अंडर ट्रायल, अगर वो जुडिशियल कस्टडी में तो 60 डेज़ और 90 डेज़ की कस्टडी में उसको रखा जा सकता है,
यानी पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस क्या करेगी, पूछताछ करेगी, और पुलिस पूछताछ कर रही है तो बंदा पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। कई बार केस गंभीर हो जाता है, तो यहाँ पे जो जो एडवोकेट है वो ये कह सकता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है हमारे एक्यूज के साथ में, और मेरे मुवक्किल को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तो यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी के लिए जो एडवोकेट है वो कोर्ट में फोर्स कर सकता है पुलिस कस्टडी के खिलाफ। ठीक है, तो अब आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या है, अरेस्ट करने के बाद की देखो क्या प्रावधान है। किसी व्यक्ति को, थोड़ा डिटेल में हो गया ये, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, अब उसके बाद की क्या प्रावधान है। तो अरेस्ट देखो, सॉरी थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अरेस्ट, कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया, सेक्शन 59 कहता है कि पकड़े गए व्यक्ति का, जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसको डिस्चार्ज किया जाना, डिस्चार्ज ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन, डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन कैसे हो सकता है, तो उसके क्या तरीके हैं। एक तो हो गया बेल। अब बेल में भी दो तरीके, बेल विद श्योरिटी, श्योरिटी के साथ, और बेल विदाउट श्योरिटी। ठीक है, दूसरा हो गया बॉन्ड। बॉन्ड हमेशा पर्सनल होगा, पर्सनली उसको बॉन्ड भरवाएगा पुलिस ऑफिसर, थाना इंचार्ज होगा, पर्सनल बॉन्ड भरवा के उसको जाने देगा। तीसरा होता है स्पेशल। स्पेशल में क्या होगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा। इन तीन सूरत में, इन तीन कंडीशन में एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। पहला जो है वो बेल है, विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी। ठीक है, दूसरा है बॉन्ड, पर्सन अरेस्ट कर लिया गया तो उसको पर्सनल बॉन्ड देकर छोड़ा जा सकता है। स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट जो है वो अपने पास, मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर पास करता है। ठीक है, इसमें जो श्योरिटी वाला चैप्टर है, बेल से संबंधित चैप्टर 8 है श्योरिटी, जहाँ पे श्योरिटी की बात की गई है कि श्योरिटी कितनी तरीके की सिक्योरिटी होती है, कैसे सिक्योरिटी होती है, क्या होती है सिक्योरिटी, वो हम चैप्टर 8 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेल से संबंधित जो है चैप्टर है 33, सेक्शन 436 से 450। राइट, तो अगर अरेस्टेड पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो उसके डिस्चार्ज करना है अरेस्टेड व्यक्ति को, तो डिस्चार्ज करने के क्या हो सकते हैं, उसको बेल होगी विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी, उसको पर्सनल बॉन्ड भरा के छोड़ा जा सकता है, और स्पेशल मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर पास करके उसको रिलीज किया जा सकता है किसी भी कन्विक्ट को। अब इसमें सेक्शन 47 क्या बात करता है, एक सेक्शन 47 है, सेक्शन 47 ये देखिए, सेक्शन 47 की सर्च के बारे में कहता है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड। सर्च किसी प्लेस, किसी व्यक्ति जो है, सेक्शन 47 सर्च जो है, सबसे पहले सेक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम सर्च को देखते हैं। तलाशी, पुलिस तलाशी कब कब ले सकती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्ट्रगल नहीं होगी। अगर मैं बिल्कुल सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन इसमें जो है आपको काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा। आई होप इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, देन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब देखो, तलाशी, किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है उसकी बॉडी में। उसकी बॉडी में कब तलाशी ली जाएगी, जब शक होगा कि उसने कोई हथियार वगैरह तो नहीं छिपा रखा है। अगर उसने कोई हथियार वगैरह छिपा रखा है तो सेक्शन 51 आएगा। यहाँ पे देखो, सर्च से रिलेटेड सारे सेक्शन एक साथ पढ़ो। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो इस तरह से बनाया हुआ कि सारे सेक्शन, जिस चीज़ से जो सेक्शन रिलेटेड है उसको मैंने अलग किया हुआ है। तो सीरियल वाइज सेक्शन में पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, इससे अच्छा आप बेयर पढ़ लीजिए सीधा। लेकिन
अगर आपको अच्छे से सीआरपीसी को स्टडी करना है, सीआरपीसी समझनी है, तो आपको इस तरह से, मेरा तरीका ये है समझाने का, ठीक है। तलाशी जो है, बॉडी में तलाशी कब ली जाएगी? जब उसको पुलिस को कोई शक होगा कि इसने अपनी बॉडी में कोई हथियार छिपा रखा है। तो सेक्शन 51 देखते हैं यहाँ पे, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी में क्या है कि जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत के जाने का उपबंध नहीं करता है, ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत के जाने का उपबंध करता है, किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, तो कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। जब कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से इसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, जब गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब पुलिस अधिकारी जिसे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहने गए वस्त्रों को छोड़कर उसके पास कोई पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है। जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अपग्रहित की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाती है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुएं दर्शाई जाएंगी। राइट। जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेता है, तो वो सारी चीज़ें जो भी उसके पास से बरामद होती हैं, वो उसको कस्टडी में रखता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक रिसिप्ट जो है वो उस व्यक्ति को देता है, पहला। दूसरा के वेन एवर इट इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ फीमेल टू बी सर्च, द सर्च शैल बी मेड बाई अनदर फीमेल विद रिस्ट्रिक्ट रिगार्ड टू द डिसेंसी। अगर फीमेल है तो उसकी फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वो तलाशी लेगी। सेक्शन 51 कह रहा है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, नॉर्मल सर्च की बात कर रहा है ये। सेक्शन 52 कह रहा है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड may take from the person arrest any offensive weapon which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before or whom officer or police making the arrest is required by this court to procedure of the person arrested। राइट। तो सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड व्यक्ति की तलाशी सेक्शन 51 में है। उसकी बॉडी में अगर उसने कोई बॉडी में कोई हथियार वगैरह तो नहीं ले रखा है, तब किसी बॉडी में जो तलाशी है सेक्शन 51 उससे रिलेटेड है कि बॉडी में तलाशी ली जा सकती है कब, जब उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसके पास जो भी सामान बरामद होगा वो पुलिस अपनी कस्टडी में रखेगी और उसको एक रिसिप्ट पकड़ा देगी। अगर वो वुमेन है तो उसकी तलाशी जो है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर लेगी। राइट। उसकी तो वुमेन है तो वुमेन कांस्टेबल या वुमेन पुलिस ऑफिसर उसकी तलाशी लेगी। अब प्लेस, जगह पे कोई किसी जगह पे कोई तलाशी ली जानी है, तो जगह पे तलाशी दो बातों पर डिपेंड करता है। एक सेक्शन आ जाता है इस पर 47 और दूसरा सेक्शन आ जाता है जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है 165। ठीक है। 47 मतलब कि है कोई व्यक्ति है वो किसी बिल्डिंग में घुसा हुआ है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग की तलाशी ली जाएगी तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस कहा जाएगा, अधिकृत कर लिया जाएगा उस बिल्डिंग को और उस बिल्डिंग की तलाशी ली जाएगी, वो सेक्शन 47 है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय ए पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है वो व्यक्ति अगर किसी के घर में छिपा हुआ है तो उस घर की तलाशी पुलिस ले सकती है। अब दूसरी तरह की तलाशी इन्वेस्टिगेशन पर्पज से, सेक्शन 165, कोई बंद जगह है जहाँ पे सर्च करना है, यानी कोई व्यक्ति है वो अपने घर पे रह रहा है, अब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस वारंट दिखाएगा और वारंट दिखाएगा तो वहाँ उसको जाने की इजाज़त वो व्यक्ति देनी पड़ेगी उसको। सर्च वारंट अगर पुलिस दिखाएगी कि ये फला अभियुक्त है, ये आपके घर में हो सकता है, कई बार होता है कि कोई ऑफेंस करके अपने रिलेशन में कहीं चला जाता है और व्यक्ति को पता नहीं होता कि इसने कोई ऑफेंस किया, पता भी है तो उसने उसको शेल्टर कर रखा है, तो 165 सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से पुलिस उसके घर की तलाशी लेगी। अब सेक्शन 94 है इसी में, पुलिस सर्च वारंट जारी करती है। सर्च वारंट कब जारी करेगी? जब उसको शक होगा कि चोरी का सामान रखा है यहाँ पे, तो पुलिस क्या करती है? सर्च वारंट जारी करेगी। अब 93 है, समन भेजा गया। समन भेजा गया कि ये चीज़ कोई पेश करनी है आपको और आपने उसको पेश नहीं किया तो पुलिस सर्च वारंट जारी कर देगी। समन की पालना नहीं करने पे नहीं की, इसलिए वहाँ पे सर्च पेश करना पड़ेगा। तो इसमें जो 3 है, एक तो जगह की तलाशी सेक्शन 47,
इन्वेस्टिगेशन पर्पज से तलाशी ली जाएगी सेक्शन 165, और चीज़ें जो है पेश करने के लिए कहा गया है 93 और 94। 93 में समन भेजा गया है, समन की पालना नहीं की गई है, समन भेजा गया था कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराओ, और डॉक्यूमेंट व्यक्ति ने प्रोड्यूस नहीं कराया है, समन की पालना नहीं की है, तो वहाँ पे सर्च वारंट लेके तलाशी होगी। चोरी की गई संपत्ति का कोई शक है, सेक्शन 94। चोरी किया गया सामान है, पता है, सस्पेक्शन है, रीजनेबल सस्पेक्शन है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, पुलिस सर्च वारंट जारी कर देगी और 94 के अंतर्गत तलाशी ली जाएगी। अब पर्सन, किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर रखा है, किडनैप कर लिया किसी को, तो सर्च वारंट जारी करेगी सेक्शन 97 के अंतर्गत पुलिस सर्च वारंट जारी करेगी। तो इतने सारे सेक्शन सर्च से रिलेटेड है, हमने ये आज कवर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 47 को कवर किया, सेक्शन 51 को कवर किया, सेक्शन 52 को कवर कर लिया हमने कि सेक्शन 52 में अगर कोई व्यक्ति पावर टू सेज्योर ऑफेंसिव वेपन है उसके पास, तो उसको पुलिस ऑफिसर जो है सेज्योर कर सकता है, ऑफेंसिव वेपन को अपने कब्जे में ले सकता है। राइट, अब जो है इसमें सेक्शन 48 है। सेक्शन 48 ये कहता है प्री रिक्विजिट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन, अन्य अधिकारताओं में अपराधी का पीछा करना। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन, अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना। अब पीछा करने से रिलेटेड जो है एक हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 48, एनी प्लेस इन इंडिया। तो पीछा करने से रिलेटेड जो है कि 3 तरह के सेक्शन, सेक्शन 48 पे किसी भी जगह की तलाशी, मतलब व्यक्ति का पीछा किया जा सकता है सेक्शन 48 के अंतर्गत। सेक्शन 60 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में है, वो भाग गया है, पीछा किया जा रहा है, और सेक्शन 77 में वारंट है उसके खिलाफ, तब उसका पीछा किया जा रहा है। तो पीछा किए जाने से रिलेटेड जो है परस्यूट है, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स, किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में परस्यूट है, उसको पीछा किया जा रहा है, तो सेक्शन 48 के अंतर्गत उसको परस्यूट किया जाएगा, पीछा किया जाएगा उसका। सेक्शन 60 में भाग गया, उसका पीछा किया जाएगा। सेक्शन 77 में वारंट है उसके खिलाफ, उसका पीछा किया जाएगा। तो ये थे हमने पढ़े सेक्शन जो है इसके 41 से लेके 60A। अब 60A एक सेक्शन है, वो क्या कहता है कि अगर कोड है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, ये 60A हमारा कहता है। 60A सेक्शन ये कहता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, गिरफ्तारी का जो है वो पालन प्रोसीजर और कोड के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। ऑलराइट, सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस। अगर कुछ सेक्शन छूट गए होंगे तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। वीडियो देखने के लिए या हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं, लॉ के एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, किसी भी तरह का आपको लॉ का एग्ज़ाम देना है और आप इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं लॉ से रिलेटेड, तो please subscribe our channel and thank you for watching.